फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मर्सराइजेशन ऑफ यार्न। तो जो हमारी मर्सराइजेशन की प्रोसेस होती है वो दो तरीके से होती है। एक होता है मर्सराइजेशन ऑफ यार्न और दूसरी होती है मर्सराइजेशन ऑफ फैब्रिक। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मर्सराइजेशन ऑफ यार्न। तो कपास के सूत्र पर मर्सराइजेशन परिचर्चा करने से पूर्व इन्हें लच्छियों के रूप में बनाया जाता है, यानी कि जो हमारा कॉटन जो हमारे थ्रेड्स होते हैं, यार्न का मतलब धागा होता है। तो जो हमारे कपास के धागे यानी कॉटन के धागे होते हैं उन पर मर्सराइजेशन प्रोसेस करने से पहले उन्हें क्या करते हैं, उन्हें लच्छियों के रूप में बनाया जाता है। और इस हेतु जो मशीन उपयोग में लाई जाती है उसमें मजबूत समानांतर स्टील के रोलर्स की जोड़ियाँ होती है, यानी कि जो हमारी मर्सराइजेशन प्रोसेस आगे की जाती है उसमें क्या होता है कि हमारे स्टील के रोलर्स का यूज़ किया जाता है, यानी इसमें रोलर्स की जोड़ियाँ होती है जिसमें सूत्र की लच्छियाँ स्थित की जाती है। प्रत्येक रोलर्स की जोड़ी के नीचे टंकी होती है और उस टंकी होती है और ऊपर की ओर छिद्र में पाइप होते हैं, तो जिसमें सांद्र कास्टिक सोडा का छिड़काव किया जाता है, यानी कि जो हमारी लच्छियाँ होती है कपास की यानी कॉटन की, उन लच्छियों को रोलर्स के बीच में रखा जाता है या बीच से गुजारा जाता है। तो जो हमारी टंकी होती है, जो हमारा पाइप होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें कास्टिक सोडा का घोल मिलाया जाता है और उसमें जब हमारा लच्छियाँ रोलर्स के बीच से निकलती है तो उस जो छिद्र में हमारा पाइप है यानी इसमें होल्स हैं, तो उसमें धीरे धीरे कास्टिक सोडा का छिड़काव किया जाता है उन कपास की लच्छियों पर। तो उसी समय रोलर्स को आपस में थोड़ा पास लाया जाता है जिससे सूत्र ढीला हो जाता है, वह अच्छी तरह से कास्टिक सोडा के घोल को अवशोषित कर लेता है, यानी कि रोलर्स को थोड़ा आपस में पास में जोड़ा जाता है ताकि जो यार्न की लच्छियाँ हैं वो थोड़ी ढीली हो जाए या खुल जाए, ताकि जो हमारा कास्टिक सोडे का घोल है उन लच्छियों में अच्छे से मिल जाए। इसी के बाद लच्छियों पर पानी का छिड़काव किया जाता है, यानी कि जब कास्टिक सोडा का घोल अच्छी तरह से उन लच्छियों में मिल जाता है, अच्छे से अवशोषित कर लेता है, तो उसके बाद उन्हें उन लच्छियों पर पानी का छिड़काव किया जाता है। और सूखने के बाद यानी कि जब हमारी मर्सराइजेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है तो उसे पूरी होने के बाद उनको पानी से साफ़ किया जाता है और जब उन्हें पानी से साफ़ होने के बाद उनको हवा में सुखाया जाता है ताकि वे लच्छियाँ आसानी से सूख जाती हैं। तो सूखने के बाद जब हम उन लच्छियों को देखते हैं तो जो ये सूत्र होते हैं यानी जो हमारा थ्रेड होता है, यार्न होता है, वो बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाता है। तो जो मर्सराइजेशन की प्रोसेस वो यार्न और फैब्रिक दोनों पर की जाती है। तो जो ये हमारा था आज मर्सराइजेशन ऑफ यार्न, इसके बाद आता है हमारा मर्सराइजेशन ऑफ फैब्रिक। तो कपास के वस्त्रों पर मर्सराइजेशन परिचर्चा हेतु शक्तिशाली मशीन की आवश्यकता होती है। इस परिचर्चा हेतु स्टेंटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो मशीन है फैब्रिक मर्सराइजेशन ऑफ फैब्रिक में, उसमें जो मशीन है उसका नाम है स्टेंटर। तो मशीन के अंदर प्रवेश करने के बाद वस्त्र को भारी लिखा हुआ है, थोड़ा सा गलत हो गया है, भारी हथौड़े के बीच में से निकाला जाता है ताकि वह कास्टिक सोडा के घोल को अच्छी तरह से अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि इस प्रोसेस में भी कास्टिक सोडे का यूज़ किया जाता है। तो उसमें फैब्रिक को काफ़ी भारी हथौड़े के बीच से निकाला जाता है ताकि जो कास्टिक सोडा है वो जो फैब्रिक है वो अच्छे से उस घोल को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है ना, अवशोषित कर लेता है। फिर वस्त्र को स्टैंडर्ड के मध्य से गुजारा जाता है जिसमें क्लिप की दो समानांतर श्रृंखलाएं होती हैं, यानी कि उस मशीन के अंदर दो हमारी क्लिप लगी होती है जो समानांतर यानी एक समान होती है, जो लगातार आगे की ओर गति करती है, यानी कि उस मशीन में जैसे मशीन चलती है उसी के अकॉर्डिंग वो जो क्लिप्स होते हैं या जो मशीन होती है वो आगे की ओर गति करती रहती है। तो यह क्लिप वस्त्र के किनारे को पकड़े रहते हैं जिससे कपड़ा सिकुड़ता नहीं है, क्योंकि देखिए जब हमारे पूरा फैब्रिक मान लीजिए हमने ऐसे ही मशीन में डाल दिया तो वो अपने अकॉर्डिंग मशीन के अकॉर्डिंग घूमता है, लेकिन अगर हम उसकी फैब्रिक की
दोनों साइड की सैल्वेज क्लिप से मशीन में एक जगह लगा देते हैं ना, या उन क्लिप्स में फंसा देते हैं फैब्रिक को, तो जब मशीन चलती है तो हमारा फैब्रिक अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं घूमता, वो मशीन में जिस तरीके से सेट किया गया है उसी के अकॉर्डिंग वो घूमता है, ताकि उसमें ज़्यादा सिकुड़न ना आए, क्योंकि पूरा फैब्रिक खुला खुला होगा तो उसमें सिकुड़ने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो इसी के साथ वस्त्र के कास्टिक सोडे को धोने के लिए उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है, यानी कि जो जब हमारा फैब्रिक रोलर्स के बीच में से निकलता है तो उन पर कास्टिक सोडे का घोल किया जाता है। तो जब कास्टिक सोडे का घोल का यूज़ कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद उस वस्त्र के कास्टिक सोडे के जो घोल है उसको निकालने के लिए फैब्रिक में से उसे पानी के संपर्क में लाया जाता है, यानी पानी का छिड़काव किया जाता है उस पर। और इसके बाद वस्त्र को क्लिप की श्रृंखला में से निकाल लिया जाता है और वॉशिंग मशीन में तनु अम्ल की क्रिया द्वारा उदासीन किया जाता है और फिर अच्छी तरह धोकर सुखाया जाता है। तो मर्सराइजेशन जो प्रक्रिया के बाद वस्त्र सिकुड़ता भी नहीं है, क्योंकि जब हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं तो पहले ही हम फैब्रिक को दबाव में रखते हैं, यानी कि जो उसकी सिकुड़ने की संभावनाएं होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम पहले ही उसको एक सही सीक्वेंस में रखते हैं ताकि सही तनाव के साथ वो जो फैब्रिक है उस पर अच्छे से मर्सराइजेशन प्रोसेस हो जाए। तो इसमें जो फैब्रिक है वो फैब्रिक सिकुड़ता भी नहीं है, और जो देखने में एक तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है ना, बहुत मुलायम हो जाता है, एक तरीके से रेशम के समान चिकना व चमकदार हो जाता है। अब आती है हमारी स्पेशल फिनिशिंग, यानी कि जो हमारा लास्ट का टॉपिक है वो है हमारा स्पेशल फिनिशिंग, यानी हमारी फिज़िकल फिनिशिंग होती है, केमिकल फिनिशिंग होती है, मैकेनिकल फिनिशिंग होती है। इसी तरह लास्ट में आता है हमारा स्पेशल फिनिशिंग, यानी कि किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये फिनिशिंग यूज़ की जाती है फैब्रिक्स पर, जो अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति करती है। तो जिसमें है वस्त्र को विभिन्न परिसज्जाओं के द्वारा ही सुंदर व आकर्षक बनाया जाता है। परिसज्जा विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे यांत्रिक परिसज्जाएं, रासायनिक परिसज्जाएं आदि। तो इनके अलावा कुछ मुख्य परिसज्जाएं ऐसी होती हैं जिन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए अप्लाई किया जाता है, यानी कि कुछ फिनिशेस जो होती है कुछ मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है या मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए फैब्रिक्स पर अप्लाई की जाती है, तो उन्हें स्पेशल पर्पस फिनिशेस कहा जाता है। जैसे कि वाटर प्रूफिंग हुई, वाटर प्रूफिंग फिनिश हुई, मोथ प्रूफिंग फिनिशिंग हुई, मिल्ड्यू हुई, या जो हमारी फायर वाली होती है। तो ये क्या होती है, ये सारी हमारी एक स्पेशल फिनिशेस कहलाती है, जो कुछ मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए अप्लाई की जाती है। जिसमें पहली आती है हमारी वाटर प्रूफिंग। जल भेद परिष्कृति उन वस्त्रों पर दी जाती है जिन्हें जल में ही अप्रभावी रहना जरूरी है, यानी कि ऐसी परिसज्जाएं जो वस्त्र पर पानी को रोके रखती है, यानी कि पानी को उन वस्त्र पर उनका प्रभाव नहीं डालने देती, यानी कि अगर हम किसी फैब्रिक पर पानी डालते हैं तो वो गीला हो जाता है। लेकिन जो हमारी वाटर प्रूफिंग फिनिशिंग होती है वो इस उद्देश्य के लिए की जाती है ताकि अगर किसी उस फैब्रिक पर पानी डाला जाए तो वो पानी उसके अंदर ना जा सके, यानी पानी से अप्रभावी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल तिरपाल है, रेनकोट आदि, ये क्या होते हैं, ये हमारे वाटर प्रूफ बनाए जाते हैं। जैसे अम्ब्रेला हुआ, बारिश में यूज़ किया जाता है, या हमारे जो रेनकोट होता है, तो ये क्या होती है, हमारी वाटर प्रूफिंग फिनिशिंग दी जाती है इसमें, ताकि पानी से वस्त्र को बचाया जा सके या वस्तु को बचाया जा सकता है। तो पानी वस्त्र से आर पार ना जा सके और वस्त्र या अन्य वस्तु को गीला होने से बचाया जा सके। तो इस प्रक्रिया में वस्त्र की सतह पर रबर, सिंथेटिक रेजिन की परतें जमा दी जाती है, जिससे वस्त्र की बुनाई के सभी छिद्र बंद हो जाते हैं, यानी कि जिसमें हम रबर या सिंथेटिक रेजिन का
फैब्रिक की नॉर्मल वीविंग होती है उनमें जो होल्स होते हैं वीविंग के, उन होल्स को बंद कर दिया जाता है ताकि जो पानी है पानी भी उन होल्स के द्वारा ही अंदर आता है फैब्रिक में। तो अगर उन होल्स को बंद कर दिया जाता है या उनकी सरफेस को एकदम एक समान बना दी जाती है, चिकनी बना दी जाती है, ताकि ऐसा कोई मटेरियल लगा हो उस पर, ऐसा कोई पदार्थ लगा हो ताकि जिसके द्वारा वो पानी वस्त्र के अंदर ना जा सके। तो उसमें हम सिंथेटिक रेजिन या रबर की सतह आदि की परतें जमा दी जाती है जिससे वस्त्र की बुनाई के सभी छिद्र बंद हो जाते हैं और पानी वस्त्र की सतह से फिसलने लगता है। तो यह परिसज्जा ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती क्योंकि कुछ समय बाद रबर जो होती है या जो रेजिन होती है वो चटक जाती है। चटक जाने से पानी अंदर जाने लगता है। देखिए, क्योंकि कोई भी फिनिशिंग अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी फैब्रिक पर तो वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती है ना। तो इसी तरह जो रेजिन है या जो रबर होती है वो ज़्यादा दिनों के बाद अपने आप ही चटकने लगती है या वो फिनिशिंग धीरे धीरे खत्म होने लगती है जिससे पानी वापस से अंदर आने लगता है। तो वाटर प्रूफिंग फिनिशिंग हमारी वही होती है जिसमें हम ऐसे पदार्थ का यूज़ करते हैं जिसके द्वारा पानी वस्त्र के अंदर प्रवेश ना कर सके, ना वो उस वस्तु को गीला कर सके और पानी के प्रभाव से बचाता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी आगे की जो फिनिशिंग होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।